दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी 2025 को तीनों शिफ्ट का देखेंगे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले हम देख लेंगे थर्ड शिफ्ट क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकंड करा चुका हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने फर्स्ट और सेकंड देख लेंगे आप सीधे थर्ड शिफ्ट देखने के बाद स्किप कर सकते हो। ठीक है, जिसे नहीं देखेंगे तीनों शिफ्ट आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, देखो इसमें राष्ट्रीय पुरस्कारों में कल्याण शांति पुस्तक का नाम क्या है? तो ये दलाई लामा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 कहाँ जीत किया गया था? तो ये नई दिल्ली में। एग्जाम से पहले बन चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, और आपके योजना और स्कीम से हमेशा आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत में स्किल इंडिया मिशन की प्रमुख योजना कब शुरू की गई थी? तो ये लॉन्च किए गए थे 2015 में। भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा के बने हुए हैं? तो जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, ये आपके से पहले एग्जाम बन चुका है, ठीक है, यानी आपका 19 जून के सेकंड शिफ्ट में भी ये जलोढ़ मिट्टी वाला। खेलो इंडिया योजना के तहत अब तक लगभग कितने प्रशिक्षण केंद्र देश भर में स्थापित किए गए हैं? तो टोटल कर रखे 1045। खेलो इंडिया योजना जमीन स्तर पर प्रशिक्षण और सहायता के लिए 1045 खेलो इंडिया केंद्र स्थापना की गई है और 34 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों की अधिसूचना और 306 अकादमी की मान्यता मिली हुई है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन फिर। नियामक अधिनियम 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? पूछा गया इसमें। ठीक है, कौन सा प्रावधान प्रोविजन? तो ये देख लेते हैं 1773 के नियामक अधिनियम के प्रावधानों में कौन शामिल नहीं था। देखो पहला है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के मतदान अधिकारों पर सभी प्रतिबंधों को हटाना, भारतीय मामलों पर निदेशक द्वारा रिपोर्टिंग की आवश्यकता, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक विशेष रचना का निर्माण, गवर्नर जनरल को वीटो पावर का अधिकार, गवर्नर जनरल और परिषद के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। ठीक है, ये अधिनियम 1773 का ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए पारित किया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से सफल नहीं रहा और बाद में इसमें सुधार किए गए। ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना कि भाई ऑप्शन द्वारा आपके पूछे किए गए थे, जो ऑप्शन में आपको दिए होंगे आपको उस अनुसार करने थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी 2014 में, 15 अगस्त 2014 में की थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, मौर्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जिसे भूमि का संरक्षण और माप करने का काम सौंपा गया था, यानी भूमि सर्वे का। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रज्जुक। फिर एनआरसी और सीए से भी दोबारा क्वेश्चन बना, इससे पहले बन चुका है आपका सीए से क्वेश्चन बन चुका है। पूछा गया था कि इसमें कौन कौन से जो इसमें जो धर्म एक बार पूछा गया था इसमें कौन कौन से धर्म शामिल है, एक बार पूछा गया था इसमें कौन सा धर्म में शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें मुस्लिम धर्म शामिल नहीं है इसमें। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत में रहने वाले 3 देशों के अवैध प्रवासियों पर लागू होता है और यह किसी भी भारतीय नागरिक से संबंधित नहीं है। दूसरी ओर एनआरसी, ठीक है, सीए ये तो खैर लागू हो चुका है, अभी एनआरसी नहीं हो रखा है। मतलब इसमें ये है कि अगर जो बाहर से हमारे देश में आ रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, जो प्रताड़ित है, यानी आपके कहाँ कहाँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, तो यहाँ से जो भारत आ रहे हैं उनको नागरिकता देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, CAA। और दूसरी ओर एनआरसी का मुख्य उद्देश्य वैध भारतीय निवासी की पहचान करना है। एनआरसी का मतलब ये है कि कौन से भारत के हैं कौन से नहीं है। जैसे अभी आपने पाकिस्तान के देखो, जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो भारत के जो नहीं थे सबको यहाँ से भेज दिया गया था, तो वैसे होगा भी। एनआरसी लागू नहीं हो रखा है, तो एनआरसी भी बोल रही बहुत जल्दी ये भी लागू होने वाला है। ठीक है, जो भारत के नहीं होगा उनको जो यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है। यह विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू। देखो ये भी याद रखना आपको, कौन सी कम्युनिटी है, कौन से हैं। एक तो हिंदू धर्म हो गया, और कम्युनिटी कौन सी है इसमें? सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ये इनको याद करना है, ठीक है। और कौन से देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हैं। राजस्थान में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? पूछा गया था, ये भी आपको बाई ऑप्शन द्वारा करना था क्योंकि आपको नहीं पाया गया था, पूछा गया था। तो ठीक है, क्योंकि देखो यार मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट को इतने याद करना है पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पता है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम है। जितने क्वेश्चन मुझे देते हैं मैं आपको 100% एक्यूरेट कराने की कोशिश करता हूँ। जो अगर बाई चांस थोड़ा बहुत अगर मुझे लगता है कि यार देखो मैं क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं रख सकता हूँ, ऑप्शन पता है कि आपको 4 होते हैं, नहीं वाला बहुत मुश्किल होता है, तो आपको क्या करता हूँ मैं पूरा बताता हूँ उसके बारे में। जैसे मैंने आप ऊपर बताया आपको एनआरसी और सीए के बारे में, तो यहाँ भी आपको बताता हूँ मैं। देखो राजस्थान में जो है आपके मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
फिर देखो ऑपरेशन ब्रह्मा से क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्मा ऑपरेशन इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और इससे तो खैर 3 या 4 बार क्वेश्चन बन चुका है कि ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है, ठीक है। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बार ये नहीं पूछा गया था कि किससे संबंधित है, लेकिन इससे प्रश्न पूछा गया था। लेकिन आपको पूरा इसमें आपको डिटेल में समझा देता हूँ। और इससे पहले 2 बार इसका क्वेश्चन बन चुका है। देखो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ना, ऑपरेशन बर्मा जो है भारत द्वारा म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आए विनाशकारी भूकंप के लिए, ठीक है, विनाशकारी भूकंप के लिए अर्थक्वेक के लिए शुरू किया गया ये मानवीय सहायता और आपदा रहित अभियान था। इसका उद्देश्य भूकंप से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करना और बचाव कार्य करना था। और भारत की प्रतिबद्धता इसमें थी पड़ोसी पहले और वसुधैव कुटुंबकम की इसमें भावना रखी थी। नेक्स्ट है फिर अजंता की गुफाओं में किस प्रकार की जानकारी मिलती है, तो इसमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, ठीक है। गुफाओं में जात और ये भी याद रखना पूरा अच्छे से, तो गुफाओं में जो है जातक कथाओं, बुद्ध के जीवन, अन्य बौद्ध देवताओं के दृश्यों को दर्शाने वाले चित्रकार और मूर्तियां हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ गुफा में जो है उस समय के लोगों को जीवन और रीति रिवाज और संस्कृति परंपराओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, ठीक है, अजंता की गुफा में। पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इससे पहले भी एग्जाम बन चुका है, रिपीट क्वेश्चन है। और एसआई का मात्रा क्या है पर आपको एसआई यूनिट बतानी थी लेंथ की, तो इसका जगह मीटर, ठीक है। ये भी आपको मैं सब करा चुका हूँ। जब मैंने को फर्स्ट दिन ही करा था, आई थिंक जब का 6 तारीख को एग्जाम था ना, 6 तारीख को या उससे बाद में एग्जाम में क्वेश्चन बना था, मैंने आपको सभी कराए थे। ये तो खैर आसान भी है, इसमें कोई टेंशन होगी भी नहीं आपको, खैर लेंथ का सभी कर लेंगे। तो फिर ये पूछा गया था एस टिप का मानक ताप से संबंधित क्वेश्चन बना था, लेकिन एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि क्या क्वेश्चन बना था, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि क्या है। जो मुझे पता नहीं है मैं आपको नहीं बताता हूँ वो चीज़ खाली, क्योंकि बाद में लोग बोलते हैं यार कि ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं था, ऐसा है। ये देखो यार क्वेश्चन वो नहीं आया होगा, लेकिन मैं उससे संबंधित आपको सारा प्रश्न करा देता हूँ, ताकि आने वाले एग्जाम अगर कोई उससे अगर आएगा, अगर आपको एग्जाम में कोई रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा ना वो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। लेकिन आप बोलते नहीं ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं था, भाई तुम बताओ मैं एग्जैक्ट कैसे क्वेश्चन लिख जो आपके पेपर में क्वेश्चन बन रखे हैं, मैं एग्जैक्ट सेम टू सेम डिट्टू वैसे कैसे लेके आ जाऊंगा यहाँ, क्योंकि मैथ होना कर दे रहा हूँ एग्जाम, और जो स्टूडेंट एग्जाम भी दे रहे तो वो भी तो मुझे कुछ पूरा तो बताएंगे नहीं, वो मुझे बताएंगे जैसे पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है वो मैंने लिख दिया, चलो एसआई का यूनिट क्या है ये तो खैर आसान है। अब जो लंबे क्वेश्चन को करना थोड़ा डिफिकल्टी होता है, ठीक है। तो ये थे आपके थर्ड शिफ्ट के इतने क्वेश्चन मिले मुझे, और बाकी आपको मैं फर्स्ट और सेकंड करा देता हूँ। और अगर आपको इससे पहले की वीडियो देख रहे हो कि रेलवे एनटीपीसी 2025 की, तो प्लेलिस्ट बनेगी, वहाँ जाकर देख लेना है। और एक वीडियो करा रखी मैंने आपको 5 जून से लेके 14 जून तक की, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको एक ही वीडियो थोड़ा लंबी जरूर है, तो उसमें सभी क्वेश्चन करा रखे हैं, उनको देख लेना, ठीक है। और पीडीएफ भी दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाकर आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। और आप कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, जनजातियों के द्वारा की जाने वाली पारंपरिक कृषि को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डन बाय ट्राइब्स कॉल्ड, तो इसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। अगला भी पुर्तगाली सेनापति अल्फासो अल्बुकर ने 1510 ईस्वी में कहाँ पर कब्जा किया था, तो ये गोवा में किया था। और गोवा जो ये स्वतंत्र हुआ 1955 में, ठीक है, 1947 में नहीं हुआ था, 1955 में हुआ था ये। नेक्स्ट है फिर, देश में अब कितने प्रतिशत रक्षा क्षेत्र में घरेलू अधिग्रहण निर्मित किए जाते हैं, तो 65%। नेक्स्ट है 2025 तक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है, 24वां का रखा है। नगर परिषद और स्थानीय समिति में नए नियम कौन लागू करता है, वो इंट्रोड्यूस न्यू रूल इन द म्यूनिसिपल काउंसिल एंड लोकल कमेटी, तो नगर आयुक्त, म्यूनिसिपल कमिश्नर और कार्यपालक पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द मेकाल रेंज, तो अमरकंटक। इससे जरूर क्वेश्चन बन रहा है आपका जो रेंज है श्रेणी और प्लेटू पठार से, ठीक है। ये आपको ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, वो जरूर पढ़ लेना इसको। अगर आपका लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक है तो वहां से क्वेश्चन एक ही बाहर नहीं पूछा रहा है, उसको जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है फिर, किस चार्टर एक्ट के द्वारा विधान परिषद को अलग किया गया था, बाय विच चार्टर एक्ट वॉज द लेजिस्लेटिव काउंसिल सेपरेटेड, तो ये 1853 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, और लेजिस्लेटिव असेंबली होता है विधान सभा, कि पहले विधान परिषद थी, अब विधानसभा हो चुका है। और आपको विधान परिषद जो है सिर्फ अभी 6 स्टेट में है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेष अस्थियां जहां रखे जाते थे उसे क्या कहते थे, तो उसे कहते हैं स्तूप। 2024 का महिला T20 विश्व कप कौन जीता, तो ये जीत रखा न्यूजीलैंड, पहली बार महिला 20। और द आईसीसी वुमेन 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 वॉज प्ले इन द यूनाइटेड अरब अमीरात, तो यहाँ खेला गया था। और फ्रॉम 3 से 20 अक्टूबर के बीच में न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम वॉन द टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार जीत रखी, और इन्होंने हरा रखा डिफीटिंग ये साउथ अफ्रीका को, ठीक है, 32 रन से।
नेक्स्ट है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन सेकंड ने। ये आपके रिपीट क्वेश्चन है। वर्ली पेंटिंग में गोबर और मिट्टी से जो आधार पृष्ठभूमि बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गिरु या लाल मिट्टी कहा जाता है। इससे पहले भी एग्जाम में पहले बन चुका है एनटीपीसी 2025 के। अगर आपको देखने की इससे पहले की वीडियो तो रेलवे एनटीपीसी 2025 के प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ जाकर देख सकते हो। हर एक की आपको डिस्क्रिप्शन में जो आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अगला है फिर, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से संबंधित कौन सा कथन सही है पूछा गया था आपको। देखो इसमें ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे, आपको मैं पूरा बता देता हूँ इसमें क्या हुआ था। देखो वक्फ जो अधिनियम था 2025 का इसका उद्देश्य जो था, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना था ताकि वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में चुनौतियों का निवारण किया जा सके। प्रस्तावित परिवर्तन का उद्देश्य है। ठीक है, पहले क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं था। अगर वक्फ ने किसी की जमीन पर बोल दिया कि ये वक्फ के नाम पर निकली है, तो आप उसमें आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते थे। ठीक है, ये बाई लॉ कहता था। देखो पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्ड की दक्षता में वृद्धि करना है। इसका मतलब वक्फ की परिभाषा को अद्यतन करना है, पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार करना है, वक्फ अभिलेखों के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना है। अगर आप किसी मेन से लिखने वाले हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923, ये याद रखिएगा, 1923 को निरस्त करना है, जो आधुनिक भारत में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त हो गया था। 1923 को निरस्त करना कर दिया गया है। न्यायिक सक्रियता जुडिशली एक्टिविज्म शब्द का सबसे प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले किसने प्रयोग किया यहाँ पर? ठीक है, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो ये ऑर्थर स्लेजिगर जूनियर है। ये 1947 में फॉर्च्यूनर पत्रिका में द सुप्रीम कोर्ट 1947 शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ऑर्थर स्लेजिगर जूनियर ने। फिर लेजर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक रेंज के मध्य स्थित घाटी को क्या कहता है? तो इसे कहते हैं दून घाटी। ठीक है, देहरादून हो गया से इस वैली को। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो 25 जून 2015 को। इसमें 100 शहर चुने गए थे। ठीक है, ये आपको मैंने सभी कराए थे मिशन, यानी आपको जो योजना है स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, खासतौर पर 2014 से 2024 तक, यानी जो मोदी गवर्नमेंट की है। फिर 1991 की आर्थिक नीतियों के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये इसका देखो, इसका कारण ये था, इससे बाद में क्या होता है, भारत की अर्थव्यवस्था को बदल दिया था, यानी भारत की अर्थव्यवस्था इसके बाद क्या हुई, बड़ी थी। 1991 में भारत की मदद करने वाले, और ये भी याद रखना ठीक है, उस वक्त क्या था, 1991 में भारत की मदद करने वाले मुख्य विश्व संस्था यानी वर्ल्ड जो इंस्टीट्यूट थे उसमें थे आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ थी। 1991 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, जिसमें भुगतान संतुलन का संकट भी शामिल था, जिसके कारण भारत को आईएमएफ से $2.2 बिलियन का ऋण मिला था। इस ऋण के बदले भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी जैसे आर्थिक सुधारों को लागू किया था। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसमें। एलपीजी में पहला है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। इसमें था देखो, उद्योग की लाइसेंस का अंत करना था, यानी उद्योगिक लाइसेंस का अंत, यानी उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण कम हुआ, जिससे व्यवसाय की स्थापना और विस्तार करना आसान हुआ था। ठीक है, और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई थी। व्यापार उदारीकरण हुआ था, यानी आयात और निर्यात प्रतिबंध कम हुआ था, जिससे व्यापार और प्रतिस्पर्धा बढ़ी थी। फिर कर सुधार था, इसमें टैक्स में सुधार थे। और दूसरा निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेटाइजेशन है उसको बढ़ावा दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों का निजीकरण किया गया था, निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि की गई थी। और ग्लोबलाइजेशन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई थी, और विदेशी निवेश में भी वृद्धि हुई थी। सूचना प्रौद्योगिकी और संस्कृति का आदान प्रदान भी किया गया था इसमें। देखो सकारात्मक इफेक्ट क्या पड़ा था इसमें प्रभाव, और मेन यही पूछा गया था आपका 1991 में क्या हुआ था, तो आर्थिक विकास में वृद्धि हुई थी। तो 1991 के सुधार के बाद भारत के आर्थिक विकास दर में क्या होती, वृद्धि होती है, इंक्रीज होती। ठीक है, और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि भी हुई थी, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, और उपभोक्ताओं को लाभ भी मिला था। और इसमें देखो आपको नेगेटिव इफेक्ट भी देखना है, जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा था ये भी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या होता है, असमानता में वृद्धि हुई थी, यानी शहरी क्षेत्रों उच्च कुशल श्रमिकों को अधिक लाभ हुआ, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों कम कुशल श्रमिकों को कम लाभ हुआ था इसमें। ये इसका क्या था, नेगेटिव पॉइंट था। ये भी आपको अगर मेन से लिखने वाला हो तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बेरोजगारी कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों में कमी आई थी। और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा था। कैसे पड़ा था, क्योंकि औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। अगर इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो पता है कि आपको इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। जैसे आपको पता है यमुना नदी पर आपको कितने कंपनी का पानी जाता है जो मतलब ख़राब होता है, तो वही चीज़ होता है। अगर पता है कि आपको अगर इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होता है इन्वायरमेंट में। फिर देखो अगला, आईफा 2025 में बेस्ट उत्कृष्ट
यानी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट का अवार्ड किसे मिला है? तो ये राकेश रोशन है, ऋतिक रोशन के पिता। हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग का मुख्य कार्य क्या था? तो था नगर की सुरक्षा करना। देखो अरावली पहाड़ी तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो हिल्स है ना वो जरूर पढ़ के जाएं। ये आपको अगर आपके पास लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है तो उसमें आपको मिल जाएंगे, सिर्फ 2 चैप्टर है। एक तो हो गया आपका पठार वाला, दूसरा आपको ये पहाड़ी वाला। बस 2 पढ़ना, 2 से आपके 100% आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अरावली पहाड़ी का किस तरफ थार रेगिस्तान है? तो ये उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड है। ये आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी एग्जाम बन चुका है। टाइगर टाइगर ट्राइब्स 2025 युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ था? तो ये था ट्राइब, ये होता है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। और इसमें क्या था? ये एक द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास था। त्रिसेवा यानी फोकस किया गया था इसमें मानवीय सहायता और आपदा राहत पर। ये भी एग्जाम में आगे बन सकता है कि किससे संबंधित था। मुख्य फोकस किया गया था इसमें मानवीय सहायता और आपदा राहत, यानी कभी अगर आपदा हो तो कैसे आप निपटोगे उससे संबंधित ये अभ्यास था, ठीक है। ये होता है 11 अप्रैल को, काकीनाडा में हुआ था। और ये अमेरिका की नौसेना, आर्मी और मरीन कोर के साथ हुआ था, ठीक है। कर्मियों ने भाग लिया था। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन और संयुक्त कौशल को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है मलेरिया के संदर्भ में लाल रक्त कोशिका क्या कहा जाता है उसे? तो कहते हैं एर्थोसाइट। एक कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलों को कहा जाते हैं? तो रिसाइक्लेबल। ये आपके 4 से 5 क्वेश्चन, आपके 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में क्वेश्चन ये। फिर है जब आप कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उसका डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो उसका क्या होता है? नी फोल्डर कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके 1857 के रिवॉल्ट से 1857 के विद्रोह से। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या पूछा गया था ये मुझे कंफर्म नहीं, अगर आपका एग्जाम था तो आप बता देना कि ये पूछा गया था। और 1857 के रिवॉल्ट्स में भी आपको क्वेश्चन बनने 1857 के विद्रोह से, तो इसको भी आप जरूर पढ़ के आए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, भारत सरकार ऑनलाइन भुगतान के लिए किस तरीके का उपयोग कर सकती है? ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे। देखो ये तरीके ये हैं, यूपीआई द्वारा, एनईएफटी द्वारा, आरटीजीएस और पेमेंट गेटवे शामिल भी हैं इसमें, ठीक है। ये भी शामिल है, इनकी तरह ये कर सकते हैं पेमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो विजया किशोर रेडकर, ठीक है। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना यह मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी अगर आपको कभी अगर देश को जरूरत पड़े आपकी, तो अगर आपको बुलाए तो आपको जाना है, ये किस पर लिखा गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपकी जो है मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये हो जाएंगे आपका आर्टिकल 51 का ए का डी में, ठीक है। आर्टिकल 51 में तो आपके मौलिक कर्तव्य, लेकिन मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। मौलिक कर्तव्य 11, 11 के 11 देख लो आप। पहला है आपका संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना, ये ए हो गया। पर ए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। बी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना। सी ये आपके एग्जाम पूछा गया था, डी वाला, ठीक है, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। फिर हो जाएगा आपका डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के अंतिम जो आपका 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। और ये जोड़ा जाता है 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत, ठीक है। इसको भी याद कर लेना, ये भी एग्जाम बन चुका आपका 86 वाला संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के गठन के समय किसे मिलाया गया था? यानी ठीक है, किसको मिलाकर हिमाचल प्रदेश बना था? तो 30 छोटे बड़े रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बना था। ये आपको पता है कि आज़ादी से पहले क्या है, हर एक राज्य में छोटे छोटे जो क्या करते थे, रियासतें हुआ करते, वहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे। फिर 1947 में क्या गया था, सरदार वल्लभ पटेल ने जी ने क्या किया था, 563 के समथिंग थे, 562, 3 इसमें वो भी थे जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर 565 के अराउंड थे। तो इन सबको क्या कहता है फिर भारत में मिला लिया गया था। तो वही हिमाचल प्रदेश में 30 जो है छोटे छोटे रियासत थे, इनको मिलाकर किया गया था, हिमाचल प्रदेश बना था। 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था और बाद में 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को भी हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया था, ठीक है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए होगी, यानी हर एक आपको शिफ्ट की, तो लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको यानी आज तक की 19 जून तक, 19 का सेकंड शिफ्ट 19 जून तक अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप यहाँ भी लिख सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि ये पीडीएफ के लिए 8475 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगा, ठीक है। इसका कोई भी आपको पेमेंट चार्ज नहीं आएगा। 8475927328। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।
इस पर आप मुझे मैसेज कर देना, सिर्फ लिख देना कि पीडीएफ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे देना कि पीडीएफ लिख देना, आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। हाई कोर्ट के अगर हमें जस्टिस को अपॉइंटमेंट करना है तो। कानपुर किस प्रकार का शहर है? तो कानपुर एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया। टंका और कुंड किस राज्य की पारंपरिक वर्षा जल संचय प्रणाली है? तो ये राजस्थान में है। यहाँ आपने देखा होगा हर एक के छत में जो है बने रहते हैं। ये पता है कि पानी की बहुत किल्लत होती है राजस्थान में। ओसाका एक्सपो 2025 का शुभांकर क्या था? तो इसका मस्कोट था म्याकू म्याकू। नेक्स्ट है, एफडीआई से भारत में क्या प्रभाव पड़ता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निर्यात में वृद्धि जैसे कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं इसमें, ठीक है, पॉजिटिव पड़ते हैं। फिर है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये कौन सा आपको बताना है, किस सेशन था? देखो ये था 1929 का लाहौर अधिवेशन था, ठीक है। इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे उस वक्त वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आपको मैंने पहले भी करा रखी है, दोबारा करा रहा हूँ, इनको आप पूरा देख लो अच्छे से, ठीक है। 1885 में पहली बार बम्बई में हुई थी। वीएम चंद्र बनर्जी पहले थे अध्यक्ष और 72 प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे इसमें। नेक्स्ट फिर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है 1886 वाला। इसमें सिविल सेवा में भारत में कराने की बात की थी, ठीक है। जो सिविल सेवा का एग्जाम होता है सब भारत में कराने के जो मांग की थी 1886 में ही की गई थी कोलकाता में। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और इसमें जो प्रतिनिधि जो संख्या बढ़ गई क्या हो गई थी 434 हो चुकी थी। और प्रथम अगर मुस्लिम कहेगा जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 में मद्रास के। फिर इलाहाबाद में जॉर्ज विल प्रथम इंग्लिश जिसके अध्यक्ष थे अंग्रेज। 1889 में मुंबई में सर विलियम वेदरबर्न पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था इसमें। 1890 फिरोजा मेहता स्नातक डिग्री प्राप्त महिला कादम्बिनी ने भाग लिया था इसमें। फिर ऐसे आप देखो, फिर आप देखते रहे ऐसी, मैं इसको ऊपर करता हूँ क्योंकि काफ़ी पढ़ने में टाइम लगेगा। और यहाँ पर भी आपको कहीं कहीं देखिएगा, ठीक है, सिविल सेवा सर्विस एग्जाम इन इंडिया, यहाँ से आपके एग्जाम कराने स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है, 1893 से। डिमांड पहले की थी और डिमांड यहाँ भी की गई थी। डिमांड ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम इन इंडिया, इंडिया में कराने के बाद 1893 में भी की गई थी और आपके 1886 में भी की थी, दोनों जगह की गई थी दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 1894 मद्रास, 1895 पुणे में हुई थी। और पहला बार ये भी इंपॉर्टेंट रखना कि 96 में हुआ था, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, राष्ट्रीय गीत, ठीक है, नेशनल सॉन्ग। और नेशनल अगर एंथम रहेगा वो 1911 हो जाएगा। 1902, 1903, 1905 का भी याद रखना, बंग बंग आंदोलन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता बनारस में हुआ था। फिर 1906 कोलकाता दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पर स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, स्वराज का, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्वराज का पहले बार उपयोग किया था 1906 में और पूर्ण स्वराज 1929 में। ये यहाँ पर एग्जाम में आज का बना हुआ है। प्रथम बार प्रयोग अध्यक्ष द्वारा किया गया था और मुस्लिम लीग की स्थापना यहीं पर 1906 में। और साथ में सूरत। और यहाँ पर क्या था, कांग्रेस का विभाजन होता है, नैनी नरम दल और गरम दल में विभाजित हो चुका था। देखो यहाँ पर विभाजित हुआ था और 1916 में विलय हो चुके थे, ठीक है, मिल चुके थे। फिर कांग्रेस के लिए एक संविधान लाया गया था 1908 में। पृथक निर्वाचन मुसलमानों के लिए 1909 में और इसका विरोध किया गया था। फिर 1912 और 1911 देख लिया होगा आपने, 1911 में तो पहले बार यहाँ पता है बिशन नारायण धर थे, पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था 1915 और 1916। फिर इंपॉर्टेंट, ठीक है, मजूमदार यहाँ पर क्या थे, अध्यक्ष कर रहे थे। और कांग्रेस में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और गरम दल और नरम दल दोनों इसमें विलय हो चुके थे, मिल चुके थे, ठीक। तो फिर 17 श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार अध्यक्षा बनी थी, पहली बार अध्यक्ष बनी, ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम बार यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 1916 में, सॉरी 1917 में कोलकाता में। अगर भारतीय पूछेगा तो भारतीय बनी सरोजिनी नायडू 1925 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में मोतीलाल नेहरू थे, अमृतसर में हुआ था। और फिर 1920, 21, 22 भी याद करना, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, इसमें चित्रन दास इसके अध्यक्षता थे। अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे 1923 में। और 1923 में ही आपके दो बार हुआ था, एक होता कोकनाडा में और बेलगांव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बार महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर
अपना वो किया था, इनकी अध्यक्षता में हुआ था पहली बार, एक ही बार उन्होंने किया था बस महात्मा गांधी जी ने, एकमात्र अधिवेशन है जहाँ पर गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। अगर पहले अगर महिला पूछेगा तो एनी बेस्ट में जाएगा 1917 में, भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू 1925। श्रीनिवास अयंगार 1926 में। और साइमन कमीशन में भारत आए और साइमन कमीशन का विरोध किया गया था और साइमन को वापस जाओ का नारा लगाया गया था 1927 में। एम ए अंसारी थे इस वक्त। 1928 में प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस और 1929 में ये एग्जाम बना है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है, लाहौर में। बाकी आप एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ सकते हैं इसमें जो भी है, मैं आगे कर लेता हूँ इसको। समाधि कांग्रेस का लक्ष्य क्या था 1936 में। पहली बार गांव में कब हुआ था, फैजपुर हुआ था 1937 में, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी हरिपुर 1938 में। फिर दोबारा की थी उन्होंने त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने। बोस का त्यागपत्र राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष बनना तथा बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करना, ठीक है। 1940 भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव दिया गया था। और फिर इसके बाद बीच में आपको बताएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो बीच में कुछ टाइम हुआ नहीं था, अधिवेशन नहीं हुआ था। अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ था। अगर पूछेगा कब से कब तक नहीं हुआ था, 41 से लेकर 45 के बीच में नहीं हुआ था। और 1947 में राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है, याद कर लेना। अगला है फिर थांगता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो मणिपुर से। 2023-24 में भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, बीजी, तो ये हो गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का। तमिलनाडु सरकार ने 2025 में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति का अनावरण किया है जिसका लक्ष्य क्या रखा गया है, तो राज्य में अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना। भारत के राष्ट्रपति के परामर्श में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की घोषणा कौन करेगा, यहाँ पर घोषणा कौन करेगा कह रहा है, ठीक है, ये भारत का सरकार के यानी भारत सरकार के सचिव करेगा, यानी वो बताएगा कि इसे हमने चुन लिया गया है, ठीक है, घोषणा करेगा। नियुक्त कौन करेगा, नियुक्ति करेगा भारत के राष्ट्रपति के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इसके अपॉइंटमेंट जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, लेकिन घोषणा कौन करेगा कि इसे चुन लिया गया, वो करेगा भारत सरकार का सचिव। फिर पूछा गया आर्टिकल 44 और डीपीएस आपको पूरा पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये भी याद रखना, पूछेगा कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रखा है, तो आप करोगे उत्तराखंड, ठीक है। भारत का कब कहेगा, भारत का पहला कहेगा तो आपका हो जाएगा गोवा। अगर आज़ादी के बाद कहेगा तो आप कर दोगे फिर कौन, ये हो जाएगा हमारा फिर उत्तराखंड। दो के दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल में उत्तराखंड के जो लोअर पीसी से पूछा गया प्रश्न है, कि पूछा गया कि प्रश्न में कि ये पूछा गया कि दो के दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि पहले बार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला कौन सा राज्य है, तो गोवा। और स्वतंत्रता के बाद कौन सा राज्य था, तो वो था उत्तराखंड, ठीक है। दो के दो इंपॉर्टेंट रखना आज़ादी के बाद। और 500,000 नोटों का विमुद्रीकरण कब किया गया था, यानी डिमोनेटाइजेशन, तो ये किया गया था 8 नवंबर 2016 को, डेट याद रखना 8 नवंबर 2016। 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ है। और ये पुरस्कार मिला है सूडान, अफगानिस्तान, बाल्टीमोर में रिपोर्टिंग और ट्रंप की हत्या के प्रयास के फोटोग्राफर के लिए मिला है। फिर निम्नलिखित में से किस आभूषण का उपयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, तो ये नहीं करते लोहे का आभूषण को, ठीक है, आयरन। फिर है निम्नलिखित में से किसकी कमी से शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी हो सकती है, तो ये आयरन, लोहा। यदि कोई घटना 0.01 सेकंड में पूरा होता है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, यानी हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी 100 हर्ट्ज। उत्तरी भारत के मैदानी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, अलुवियल सॉइल। इंडेट हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो ये आपको मैंने कराए हुए थे शॉर्टकट, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। सिंधु सभ्यता का व्यापार मुख्य रूप से किस देश से था, विद विच कंट्री डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली ट्रेड, तो ये था मेसोपोटामिया और फारस, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है पे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान क्या है, तो ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है। 15 जून 2025 से 30 जून तक उद्देश्य है इसका अंतिम हितग्राहियों तक उनके व्यक्तिगत अधिकारों को परिपूर्ण करना, जागरूकता पैदा करना, धार। और 12 जून 2025 भारत सरकार आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण समयबद्ध मिशन चला रही है, ठीक है, यानी जनजाति से रिलेटेड ये संबंधी है। और इसका जो अगर पूछेगा कि
अब इस अभियान से क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अगर पूछा गया होगा कि ये शुरुआत कब किया, तो ये शुरुआत किया था 2 अक्टूबर 2024 से शुरुआत किया था, ठीक है। और इस बार इसका जो उद्देश्य 15 जून से 30 जून के बीच में कर रखा है। अभी इसका चलेगा, ठीक है, अभी चलने वाला है। और लेकिन इसका जो ये शुरुआत हो चुकी थी इसके 2 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। ये तब इसका जो ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2024। अगर पूछा गया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष कब लॉन्च किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2024 को। अगला है फिर, तो ये क्वेश्चन थे आपके सेकंड शिफ्ट के, ठीक है।